नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथियों, हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे पीछे मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखा है। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा बनते रहेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान को समझने के लिए। भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसके मंतव्य को समझने के लिए हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक एक शब्द अपने आप में गागर में सागर जैसी स्थिति है। काफ़ी ब्रॉड प्रत्यक्ष रूप से उसका मीनिंग इसमें बताया गया है। और संविधान को समझने के लिए, भारतीय संविधान को समझने के लिए एक बेसिक कुंजी के रूप में हम प्रस्तावना का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 3 मुख्य आधार हैं। सबसे पहला है कि उसकी जो अवधारणा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि विश्व भर में जितने भी संविधान लिखे गए, सभी संविधान की हम बात करें तो सबसे पहले यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना को शामिल किया गया। और बाकी बाद में जिस भी देश ने अपना संविधान लिखा और जिसने भी प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो हमने भी प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को हमने यूएसए से लिया है, सबसे पहली चीज़। दूसरा बात आती है इसकी भाषा की। इसकी जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया, उसमें जो शब्दों का संग्रह किया गया, ठीक वैसे ही हमने उसी लैंग्वेज को हमने अपनी प्रस्तावना में शामिल किया है। तीसरा जो मुख्य आधार है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, वो आधार है आपका संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव था। संविधान सभा का जब गठन किया गया तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के समक्ष कुछ चीज़ें की, एक लक्ष्य सुनिश्चित किए कि हम जो संविधान लिखने जा रहे हैं वो हमारा संविधान कैसा होगा, हम अपने देश को कैसा बनाएंगे, कैसी शासन व्यवस्था को हम अपने देश में लागू करेंगे। क्योंकि हम अभी ब्रिटिशर्स रूल से बाहर हुए थे, हम 1947-1950 की बात कर रहे हैं। तो हम एक देश बनाना था और देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं कि हम अपने देश में कैसे शासन व्यवस्था को लागू करें, क्योंकि विश्व भर में बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं के अलग अलग स्वरूप हैं। मैंने एक पिछले वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया था, उसमें आप उसको वहाँ पर जाके देख लें एक बार। तो संविधान सभा के समक्ष काफ़ी बड़ा चैलेंज था। उसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि हम जो संविधान लिखने जा रहे हैं, हम जो अभी स्वतंत्रता मिली है हमें, तो हम अपने देश को कैसा बनाएंगे, हम अपने नागरिकों को कैसे अधिकार देंगे। तो संविधान सभा के समक्ष ये चैलेंज था। उन्हीं सब उद्देश्य को एक कलेक्शन के रूप में पंडित नेहरू ने रखा और इस उद्देश्य प्रस्ताव को फाइनली 22 जनवरी 47 में संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया, मतलब उसको पास कर दिया कि हाँ, हम इन टॉपिक्स पर हम काम करेंगे, सभी चीज़ों पर। तो ये 3 मुख्य आधार हैं प्रस्तावना के।
उसकी अवधारणा की बात करें हम, कॉन्सेप्ट की, फिर दूसरा उसकी लैंग्वेज आ जाती है, और तीसरा जो मुख्य आधार है वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव का जो आधुनिक रूप, एक व्यवस्थित रूप जो है हमें प्रस्तावना में दिखाई देता है। पर सबसे पहले है हम भारत के लोग। ये शब्द अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। हम भारत के लोगों से मतलब है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से एक चीज़ बताई गई है कि भारत का जो संविधान है वो समस्त शक्ति, संपूर्ण शक्ति, शासन की, सरकार की, विधायिका की, कार्यपालिका की, नीति निर्माण की, ये जो सभी शक्तियाँ हैं वह सभी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करता है संविधान। तो प्रस्तावना के सबसे पहले सेंटेंस में यही बात कही गई है कि भारतीय संविधान जो है वो भारत के लोगों से संपूर्ण शक्ति प्राप्त करता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान संपूर्ण शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपका संसद हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या फिर भारत की आम जनता, मतलब भारत के लोग, भारत के सामान्य लोग। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा आपका भारत की आम जनता, या फिर सरकार की संपूर्ण शक्ति, सरकार के पास जो संपूर्ण शासन की शक्ति है, शासन चलाने की, वह शक्ति कहाँ से मिली है उसे? वह शक्ति भारत की जनता से मिली है। ठीक है, संविधान से मिली है, और संविधान को कहाँ से मिली है? भारत की आम जनता से मिली है। उसके पश्चात है भारत को, हम अपने देश को अब कैसा बनाने जा रहे हैं वो देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कि कोई भी संस्था हो या फिर कोई भी देश हो, जब वह अपने आंतरिक फैसले या फिर बाह्य फैसले, मतलब विदेशों से किस प्रकार संबंध रखने हैं, हमें अपनी शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, हम अपने देश के नागरिकों को कैसे अधिकार देंगे, हमारे जो रिसोर्सेज हैं देश के पास उनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे, इन सभी विषयों पर हमारे जो फैसले होंगे वे किसी भी बाह्य शक्ति से प्रभावित नहीं होंगे या फिर किसी आंतरिक शक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। हम उसमें पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। ठीक है, समाजवादी, इस शब्द को समझने के लिए दो चीज़ों को समझना जरूरी होता है। यहाँ पर समाजवादी का मतलब सिर्फ समाजवादी नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप में, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कई चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद कैसी स्थिति होती है? देखिए, साम्यवादी समाजवाद एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कि जो देश के पास रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनके ऊपर राज्य का एक दृढ़तापूर्वक, कठोरतापूर्वक नियंत्रण हो, कि सरकार के पास ही संपूर्ण शक्ति हो। मतलब एक तरीके से आप कहें तो एक पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के पास या फिर सरकार के पास ही संपूर्ण रिसोर्सेज का कंट्रोल हो। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं हम साम्यवादी व्यवस्था, जैसा कि वर्तमान में चाइना में है। चाइना एक साम्यवादी कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी टर्म से लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कि जो देश के पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल कानून बनाकर किया जाता है। मतलब विधायिका के पास ये शक्ति होती है वहाँ पर कि वह कानूनों के माध्यम से जो संसाधन है, जितनी भी संपत्ति है देश की, उसका इस्तेमाल वेलफेयर प्रोग्राम में करे, लोकहित में करे। ठीक है, तो भारत में जो समाजवाद है वह साम्यवादी समाजवाद नहीं है। यहाँ पर राज्य का कठोर नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कानूनों के माध्यम से, कानून बनाकर रिसोर्सेज का, संपत्ति का या फिर संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, दोहन किया जाता है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को समझने के लिए हम तीन टर्म समझेंगे, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। पंथ निरपेक्ष कैसे, क्या स्थिति होती है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक ऐसा राष्ट्र जिसको बोलते हैं हम आपका नास्तिक राष्ट्र। नास्तिक राज्य या फिर राष्ट्र।
नास्तिक राज्य एक ऐसा राज्य की स्थिति होती है जहाँ पर राज्य का या फिर सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है और वह सभी धर्मों का विरोध करता है। मतलब उसकी नज़रों में कोई भी धर्म नहीं है, ना तो उसका अपना कोई धर्म है और वह सभी धर्मों का विरोध भी करता है। यहाँ पर निगेटिव टर्म्स में है। एक दूसरा होता है सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य कैसे राज्य होते हैं? ऐसे राज्य होते हैं सैद्धांतिक राज्य जहाँ पर राज्य ऑफिशियली अपने आप को घोषित करता है किसी धर्म से जोड़कर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देखें तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान ने अपने संविधान में आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वह एक इस्लामिक कंट्री है। या फिर बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 1971 में जब वो आज़ाद हुआ तो उसने भी अपने संविधान में ये बात घोषित की कि वह एक इस्लामिक कंट्री है। तो ऐसे जो राज्य होते हैं वो सैद्धांतिक राज्य की श्रेणी में आते हैं। तीसरा होता है आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे राज्य होते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर कि राज्य का ऑफिशियली अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन जितने भी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं उसके राज्य में, उसके भू क्षेत्र में, वह सभी धर्मों का एक समान रूप से सम्मान करता है सरकार या फिर राज्य, लेकिन ऑफिशियली उसका अपना कोई धर्म नहीं है। यही स्थिति भारत में है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर जितने भी धर्मों के मानने वाले लोग हैं उन सभी को एक समान रूप से संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है। किसी का ना विरोध किया गया है और ना ही किसी को हेल्प किया गया है, किसी को बूस्ट किया गया है। ठीक है, सभी को जो भी लॉज बने हैं, जो भी कानून हैं, वे सभी को एक समान रूप से सब पर अप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर उससे भी बारीक स्थिति में चले गए, उससे भी माइनर लेवल पर चले गए हैं हम पंथ निरपेक्ष। धर्म के निरपेक्ष तो हैं ही हम किसी भी धर्म के साथ ना तो साथ खड़े हैं और ना ही उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन धर्मों के अंदर भी जो छोटे छोटे पंथ होते हैं वह उन सभी पंथों के भी निरपेक्ष हैं हम। जैसे भी बहुत सारे धर्मों में, जैसे कि इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में पंथ होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पंथ होते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ होते हैं, पंथ को चलाते हैं लोग। ठीक है, तो हम धर्म के भी निरपेक्ष हैं और पंथ के भी निरपेक्ष हैं। ये सब बाद में जोड़ा गया था, भारतीय मूल संविधान में ये नहीं था। जब 26 नवंबर 1949 को जब प्रस्तावना लिखी गई तब ये शब्द नहीं था, इसको बाद में जब संशोधन किया गया तब जोड़ा गया। उसके पश्चात है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो एक बार हमारा वीडियो जाके देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में मैंने इन सभी चीज़ों पर बात की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर भी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर सरकार का प्रमुख, जिसके पास शासन चलाने की शक्ति होती है, वह पद पर जो व्यक्ति आसीन होगा और जो राज्य का सबसे बड़ा पोस्ट होगा। दो टर्म्स हैं यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम, तो राज्य का प्रमुख, एक होता है सरकार का प्रमुख। जैसे कि सरकार का प्रमुख की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री होगा। यदि हम राज्य प्रमुख की बात करें, जो राज्य का या फिर राष्ट्र का सबसे बड़ा पद है, एज ए प्रेसिडेंट। तो ये दोनों ही पद, इन दोनों ही पदों को भरने के लिए निर्वाचन होता है, मतलब एक चुनाव प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। तो जब राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के द्वारा भरे जाएं ये पद, और एक निश्चित समावधि के लिए भरे जाएं, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मैं ये सब आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखा तो मेरा पहला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन में मैंने इन सब चीज़ों पर बात की है। गणराज्य बनाने के लिए तो हमने कैसा राष्ट्र बनाया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। समाजवादी में कैसा समाजवादी? लोकतांत्रिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एक एक शब्द का काफ़ी महत्व है यहाँ पर, देखिएगा। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में इसका प्रावधान मिलता है आपका
जैसे कि आपका है कि आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। मतलब हम छुआछूत जैसी कोई भावना नहीं रखेंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे। तो एक सामाजिक न्याय की बात की गई है वहाँ पर, सोशल लेवल पर। भी राज्य के स्तर पर तो ये चीज़ें नहीं होंगी, समाज में ही ये सब बुराइयाँ होती हैं, तो सामाजिक न्याय मिलेगा सभी को। किसी के साथ भी, किसी को भी दीनहीन भावना के साथ या फिर उसके साथ छुआछूत जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। आर्थिक न्याय की यदि हम बात करें तो आर्थिक न्याय का एग्जाम्पल हम देख लेंगे, डीपीएसपी है। जैसे कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है कि राज्य एक ऐसे कानून बनाएगा जिससे कि सभी को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाए। पुरुष हो या महिला हो, यदि वो एक ही कार्य को कर रहे हैं तो उनके साथ आर्थिक रूप से कोई असमानता ना हो, कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 39 में ये चीज़ सब आपको मिल जाएंगी। जब हम वहाँ पर आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात राजनीतिक न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय मतलब सरकार चुनने में हमारी क्या भागीदारी होगी। तो यहाँ पर भी न्याय की बात की गई है कि जो भी वयस्क व्यक्ति हैं, एक सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा एक उसकी उम्र की समय सीमा, न्यूनतम समय सीमा निश्चित कर दी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में है 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो वयस्क कहलाता है, उससे कम का व्यक्ति वयस्क अवयस्क होता है। तो जैसे कि आर्टिकल 325 है, आर्टिकल 325 क्या कहता है? आर्टिकल 325 में बताया किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर जन्म के आधार पर या फिर किसी वर्ग के आधार पर उसको मतदाता सूची में शामिल करने से नहीं रोका जा सकता, यदि वह भारतीय नागरिक है तो वहाँ पर राजनीतिक न्याय की एक एग्जाम्पल हमें मिलता है। इसी प्रकार हम आर्टिकल 326 की बात करें, अनुच्छेद 326 में बताया गया वयस्क मताधिकार, कि सभी को, जो भी व्यक्ति वयस्क हैं उन सभी को मत देने का अपना अधिकार होगा, अर्थात सरकार चुनने में उसकी अपनी एक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यह राजनीतिक न्याय है। उसके पश्चात है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 चीज़ें हैं। देखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये सब, इनके एग्जाम्पल आपको संविधान में मिल जाएंगे। संविधान में इन सब चीज़ों का प्रावधान किया गया है। जैसे कि हम विचारों की बात करें, हम कि हम किसी भी चीज़ के बारे में हमारे अपने क्या विचार होंगे, इसके मामले में हम स्वतंत्र हैं। हम किसी दबाव में नहीं हैं कि एक किसी दूसरे व्यक्ति के कहने के अनुसार ही हम अपनी विचारधारा बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसके मामले में संविधान में हमें आर्टिकल 19 है जैसे कि, या फिर आर्टिकल 21 है, उसमें हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है। उसके पश्चात है आपका, ये सभी हैं, अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19 में इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। धर्म के मामले में है, विश्वास के मामले में है, उपासना के मामले में है। इन सभी विषयों को लेकर हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, युक्ति स्वतंत्रताएं हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। संविधान के अनुसार इन पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। संविधान के द्वारा, जैसे कि स्वतंत्रता की बात करें हम, तो जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं, बोलने की आज़ादी हमें, लेकिन वो बोलने की आज़ादी एकदम अनलिमिटेड नहीं है। वो आप कुछ भी बोलते हैं ऐसा नहीं है। आप पर उस पर प्रतिबंध लगाया है कि किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्र की एकता को खंडित करने वाली कोई बात आप नहीं कहेंगे, या फिर जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं उनके अपमान के मामले में अपमान से संबंधित कोई शब्द यूज न करेंगे, या फिर आपकी जो स्वतंत्रता है वो वहाँ तक सीमित कर दी गई है जहाँ तक किसी सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो ये पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। उसी प्रकार है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की, हर व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो अपनी एक समान होगी। ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति यदि किसी उच्च पद पर आसीन है तो उसकी प्रतिष्ठा कुछ ज़्यादा हो जाएगी और जो सामान्य व्यक्ति है उसकी प्रतिष्ठा कम रहेगी। यहाँ पर सभी को इक्वल, एकदम से एक समान रूप से रखा गया है। ठीक है। अवसर की समानता, एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, आर्टिकल जैसे कि 16 है, उसमें क्या बताया गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों में, जो कि सरकारी संस्थान होते हैं, सार्वजनिक संस्थान होते हैं, उनमें जो नौकरियां निकलती हैं
उनमें सभी को एक समान अवसर दिए जाएंगे उसमें योग्यता अनुसार। ठीक है, तो ये इक्वलिटी की बात की गई है, समता की बात की गई है, समानता की बात की गई है। सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर, काफ़ी सिमिलर आपको लग रहे होंगे। राष्ट्र की एकता क्या होती है? एकता यूनिटी, अखंडता मतलब जिसके खंड न किया जा सके, जिसके टुकड़े न किया जा सके। काफ़ी सिमिलर सा लग रहा है लेकिन काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर। देखिए क्या है, राष्ट्र की एकता जो है वो बेसिकली एक साइकोलॉजिकली टर्म्स है, एक मनोवैज्ञानिक टर्म्स है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम सब भारतीय एक हैं। अब कोई दक्षिण भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है, केरल में केरल का कोई निवासी है, कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का निवासी है, कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो वो सब कैसे कहते हैं कि हम सब एक हैं? अरे भाई, आपका उन लोगों से क्या लिंक है? लेकिन भावनात्मक रूप से हम लोग एक हैं, भावनात्मक रूप से हम सब लोग कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय एक हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ठीक है, लेकिन अखंडता जो शब्द है वो अखंडता एक फिजिकल टर्म्स है, भौतिक टर्म्स है। मतलब जो भारत का भूभाग है उसके खंड नहीं किए जाएंगे, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म्स है राष्ट्र की एकता, और अखंडता जो है वो एक भौतिक टर्म्स है, भौतिक अवधारणा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर राष्ट्र की एकता मतलब भावनात्मक रूप से एकता, अखंडता भौतिक रूप से अखंडता, जिसके टुकड़े न किया जा सके। ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 इसी तिथि को प्रस्तावना को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और 26 नवंबर को ही इसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष विधि दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि विधि दिवस, तो 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और यही वो तिथि है जिस दिन भारतीय संविधान पूरी तरीके से लिखकर तैयार हो गया था। ठीक है, और ये सभी घोषणाएं हमने प्रस्तावना के माध्यम से की थी। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 3 टर्म्स हैं। अंगीकृत का मतलब है कि जैसे मैंने बताया था कि जो भारतीय संविधान है वो एक लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान का एक आपको एविडेंस जो मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, वो यहीं से आपका लिंक हो जाएगा। जैसे कि भारतीय संविधान जो 22 भागों में बटा हुआ था, लेकिन अभी उसमें कुछ बढ़ गए हैं, लगभग 25 हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से 22 ही है। उसी में आपका जैसे 14A बढ़ा दिया है, 9A 9B बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो उन्हीं का एक जॉइंट रूप है, उन्हीं से संबंधित चीज़ें हैं उसमें। तो प्रत्येक भाग जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लिखा गया है। यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों से संबंधित चीज़ें यदि हमें जाननी है तो भारतीय संविधान के भाग 3 में हम जाएंगे। अंगीकृत किया गया है उसको। ठीक है, अधिनियमित किया गया है। अधिनियमित का मतलब कि ये जो हमने दस्तावेज लिखकर तैयार किया है, एक लंबे कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप संविधान सभा ने जो एक संविधान लिखकर तैयार किया, वो है क्या, वो किस चीज़ का आधार है? तो वो है एक अधिनियम है, अधिनियमित है, किया गया, उसको इनेक्ट किया गया। मतलब इससे पहले जो हमारे लिए कानून बनकर आते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आते थे। वहाँ पर कानून बनाने की जो प्रोसीजर था उसी को फॉलो करते हुए और वहाँ से कानून पास होते थे, अधिनियम पास होते थे और भारत के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। भारत जो है ब्रिटिशर्स के अधीन था। लेकिन जो 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उस अधिनियम में ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी गई कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 संप्रभु राष्ट्र होंगे और ये अंतिम एक्ट होगा उनके लिए। इससे आगे की प्रक्रिया वो देश खुद देखेंगे। लेकिन उस समय हमारा संविधान लिखकर तो तैयार नहीं हुआ था। उस समय भी यह कार्य संविधान सभा ने किया। मतलब 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, 26 नवंबर 1950 तक सॉरी, जब तक हमारा संविधान लिखकर तैयार नहीं हो गया तो कानून बनाने का कार्य अब ब्रिटिश पार्लियामेंट तो नहीं करेगी हमारे लिए, तो वह कार्य भी जो है उत्तरदायित्व संविधान सभा को ही सौंप दिया गया। तो संविधान सभा 2 कार्य कर रही थी एक साथ। एक तो संविधान लिखने का कार्य कर रही थी और दूसरा संविधान भारत के लिए विधायिका का कार्य कर रही थी। कानून निर्माण की एक संस्था बनी हुई थी वो। तो 2 कार्य थे उसके ऊपर, 2 उत्तरदायित्व थे। ठीक है, तो उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही ये
आधिकारिक रूप से बोल दिया गया कि अब संविधान सभा कार्य नहीं करेगी। कौन सा कार्य नहीं करेगी? संविधान सभा कानून निर्माण का कार्य नहीं करेगी। मतलब वो एज ए विधायिका जब कार्य कर रही थी 1947 से, वो कार्य अब यहाँ पर नहीं करेगी, उसका कार्य समाप्त हो गया। उसने बोल दिया कि अब हम भारतीय संविधान को अधिनियमित करते हैं। अब भारत का जो शासन है वो भारत के संविधान के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात है आत्मार्पित, मतलब आत्म स्वयं को अर्पित करना। मतलब हम स्वयं को अर्पित करते हैं। बात कौन घोषित कर रहा है, कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है हम भारत के लोग, भारत की आम जनता। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तावना के एक शब्द को हमने समझने का प्रयास किया। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी और भी बाकी हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे कि प्रस्तावना को लेकर काफ़ी विवाद भी रहे हैं समय समय पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले दिए हैं। इससे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, और इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम इससे संबंधित कुछ चीज़ें और बाकी हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सभी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे।